शादी को 10 दिन गुजरे थे कि आयशा पे हमारे मुआशरे की जहालत ने जुल्म ढाना शुरू कर दिए। शोहर तो अच्छा था, साथ निभाने वाला था, लेकिन मसला सास ससुर का था। हालांकि आयशा समझदार, बाअखलाक और खूबसूरत लड़की थी। आयशा जब अम्मी के घर थी तो उसे आदत थी, वो 9 बजे जागती थी। उसे नाश्ता बनाना, घर के काम करना इतने नहीं आते थे। बस क्या हुआ, अचानक से रिश्ता आया। लड़का अच्छा था और अम्मी अब्बू ने जल्दी जल्दी शादी कर दी। शादी के चंद दिन गुजरे थे। सुबह के 9 बज रहे थे। ससुर ने देखा अभी तक बहू सोई हुई है। ससुर ने बेटे को बुलाया, चांद तुमको कोई शर्म हया भी है कि नहीं? चांद ने अब्बा की जानिब देखा। अब्बू जी क्या हुआ है? तेरी बीवी अभी तक सो रही है। वो कोई नवाब शादी है या किसी बादशाह की बेटी है? जा उसे जाकर उठा। कल से मैं ना देखूं कि वो फजर की नमाज के बाद सोई है। चांद अब्बा से अब क्या कहता। कमरे में गया, आयशा के चेहरे की जानिब देखा। वो प्यारी सी शहजादी, मासूम सा चेहरा, बेफिक्र होकर सो रही थी। चांद ने आवाज दी, आयशा उठ जा मेरी शहजादी। आयशा खरगोश की नींद सो रही थी। चांद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पास आया, आहिस्ता से हिलाया, आयशा की बच्ची उठ जा। आयशा नींद में चिल्लाने लगी, अम्मी क्या है आपको, मुझे सोने दें। चांद ने जल्दी से आयशा के मुंह पे हाथ रखा। वो मेरी नूर जहां, अब्बा ने सुन लिया तो खैर नहीं होगी, उठ होश में आ। आयशा ने आंख खोली, सामने चांद खड़ा था, टाई हाथ में पकड़े। आयशा आंखें मलते हुए बोली, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? चांद ने गुस्से वाला मुंह बनाया, मैडम टाइम तो देखो, ज़रा 9 बजने वाले हैं, आप हैं कि आंख ही नहीं खुलती। आयशा मुस्कुराने लगी, अच्छा सॉरी मेरी जान। चांद पास बैठा, आयशा के बिखरे बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुनो। आयशा कंधे पे सर रखकर, जी चांद। चांद प्यार से बोला, अब्बा ने बहुत गालियां दी हैं, कसम से। अब्बा कह रहे थे अगर कल तेरी बीवी फजर के टाइम ना उठी तो देखना। आयशा उदास हो गई। चांद उदासी समझ गया था। आयशा मैं जानता हूँ तुम्हें आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की। आहिस्ता आहिस्ता इस घर को और इस घर के लोगों को समझ जाओगी। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा के दिल को सुकून सा मिला, मेरा चांद मेरे साथ है। चांद आहिस्ता से बोला, सुनो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बाजार से ले आया हूँ, आप टाइम से कर लेना और भाभी लोगों के साथ काम में हाथ बटाना। चांद जाने लगा। आयशा जल्दी से उठी, चांद जी बात सुने। चांद ने मुड़कर देखा। आयशा दौड़कर सीने से जा लगी। चांद ने माथे पे बोसा किया, मेरी शहजादी जाओ, जाकर मुंह धो लो, क्या भूतनी बनी हुई हो। आयशा बहुत खुश थी, शावर लिया, फिर नाश्ता करने लगी। सास ने आवाज़ दी, महारानी उठ गई हो क्या? आयशा कमरे से बाहर गई, जी अम्मी, तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन तुम्हें शर्म है या नहीं? आयशा आहिस्ता से बोली, अम्मी कोशिश तो करती हूँ लेकिन फिर नहीं उठा जाता। सास ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ तुम सबसे अलग हो ना, नहीं उठा जाता। जा, अब कपड़े धोने वाले पड़े हैं, धो जाकर। दरअसल आयशा को कपड़े भी धोने नहीं आते थे, वो तो अम्मी अब्बू की लाडली सी थी। जबकि शादी से पहले आयशा के घर वालों ने साफ साफ कहा था कि हमारी बेटी को कोई काम नहीं आता, अगर आपको मंजूर है तो शादी कर लें। तब तो चांद के माँ बाप खुशी खुशी मान गए थे। आयशा अब चुप थी, अब उसे घर भी तो बसाना था। कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। घर में देवर, जेठ, उनके बच्चे सब मिलाकर कुछ 17 अफराद बनते थे, सबके 2-2 सूट। कपड़ों का ढेर था। कपड़े धोने लगी। शाम के 4 बज गए थे। मुश्किल से कपड़े धोकर फारिग हुई। जिस्म टूट रहा था। अब यूं लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं, थक कर टूट गई थी। अब बस वो बिस्तर पर लेटकर सोना चाहती थी। वो अभी लेटी ही थी कि ससुर ने आवाज़ दी, आयशा कहाँ गई है? भाभी ने बताया वो अपने कमरे में है। ससुर तो सारा दिन घर से बाहर रहा था, अब भी आया था, देखा आयशा कमरे में है,
उससे में कहने लगे, मैं सुबह गया था घर से, शाम को आया हूँ, वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। गुस्से से आयशा के दरवाजे पे हाथ मारा। आयशा डर कर उठ गई। अब्बू क्या हुआ? ससुर ने गालियां देना शुरू कर दी। तुम्हें कहा था ना, घर को घर समझो और घर के काम काज किया करो। जब देखो सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ी रहती हो। ये शरीफ लड़कियों का काम नहीं। उठो, अब मेरे लिए चाय बनाओ। आयशा डर गई थी। थका हुआ जिस्म लिया किचन में चली गई। चाय बनाने लगी। उसे बहुत सर्दी लग रही थी। ससुर को चाय दी और कमरे में जाकर लेट गई। थकन से आंख लग गई। चांद घर आया, देखा आयशा सो रही है। चांद मुस्कुराकर आयशा की जानिब देखने लगा। आयशा के कपड़े गीले थे। आयशा के चेहरे को हाथ लगाया। आयशा को बहुत तेज बुखार हो चुका था। चांद जब कमरे से बाहर आया तो धुले कपड़ों को देखा। कोई 40 ड्रेस थे। चांद खामोश हो गया। भाभी से पूछा, कपड़े किसने धोए हैं? भाभी आहिस्ता से बोली, तेरी बेगम ने। उसने कपड़े क्या धुलाई किए, जैसे बहुत काम कर दिया हो। उससे कहो अब बर्तन भी धोने हैं। चांद कमरे में गया, आयशा के माथे पे बोसा किया, आहिस्ता से आवाज दी, आयशा उठो। आयशा का सर दर्द से फट रहा था। आयशा सर्दी से कांप रही थी। चांद ने जल्दी से आयशा के कपड़े प्रेस किए, फिर आयशा को चेंज करवाए। थकन से टूट चुकी थी। चांद प्यार से बोला, आयशा, जब तुम्हें कपड़े धोना नहीं आते तो तुमने क्यों धोए कपड़े? आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान, कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो आयशा, मैं आपको मेडिसिन ला दूं। आयशा का हाथ थामा, डॉक्टर के पास जाने लगा तो सास ने आवाज़ दी, किधर जा रहे हो? इसको लेकर। चांद आहिस्ता से बोला, अम्मी, इसको बहुत तेज़ बुखार है, दवाई लेने जा रहा हूँ। सास ने गाली दी, इसको कैसे बुखार हो गया? चांद प्यार से बोला, अम्मी, आपको ख्याल करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता आयशा घर के काम ना करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी दूसरी भी 4 बहुएं हैं, सबको मिलकर काम करने का कहती। आप जानती हैं आयशा को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि चांद की अम्मी गालियां देने लगी, कम वक्त, इसे काम ही तो सिखा रही हूँ, सारा काम दूसरी बहूएं करेंगी तो ये कब सीखेगी? और तो बीवी का गुलाम हो गया है, बेगैरत हो गया है। चांद ने आयशा का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। मेडिसिन ली। फिर चांद ने पूछा, खाना खाया था क्या? आयशा आहिस्ता से बोली, नहीं चांद, सारा दिन काम करती रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला। चांद एक रेस्टोरेंट पे ले गया। आयशा बुखार में क्या खाती, लेकिन चांद की इतनी मोहब्बत देखकर आयशा का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। चांद ने आयशा का हाथ थामा, प्यार से बोला, आयशा, उदास ना हुआ करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूँ मेरे अम्मी अब्बू गलत नहीं हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान, आप ही तो मेरी हिम्मत हो, आपको देखकर ही तो हौसला मिलता है। टाइम काफ़ी हो गया था। जब चांद और आयशा घर गए तो ससुर ने घर सर पे उठा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ गया हुआ था? चांद आहिस्ता से बोला, अब्बू, आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था। उसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना तो आग बगोला हो गया। कभी मैं भी तेरी माँ को होटल ले गया हूँ क्या? शरीफ घरों की लड़कियाँ होटलिंग नहीं करती। ये शैतान औरत कुछ करवा कर दम लेगी। घर में रोटी नहीं थी क्या जो होटल पे चले गए? ससुर का इतना सख्त लहजा देखकर आयशा बेहोश होकर गिर गई। चांद ने जल्दी से संभाला, कमरे में ले गया। आयशा का सर अपनी गोद में रखा, बहुत परेशान था। आयशा अभी पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में। माँ बाप ने इसलिए जल्दी शादी कर दी थी कि बाप बीमार रहता था और भाई कोई था नहीं, तो माँ बाप ने ब्याह दिया था। सबसे छोटी थी, घर में लाडों में पली थी, लेकिन ससुराल में सुकून नहीं था। वक्त गुजरने लगा, ना जाने क्यों सास ससुर भाभी लोग सब आयशा के साथ अच्छे नहीं थे। शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन औलाद ना हुई। ससुर ने एक जुल्म ये भी किया था कि आयशा को एक हकीम से दवा लेकर दी और कहा, ये खाओ, इससे औलाद होगी।
आयशा ने चंद हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि आयशा को खून की उल्टियाँ आने लगीं। जब अम्मी के घर गई तो अम्मी ने डॉक्टर को चेकअप करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो सुसर ने आयशा को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, ये मेडिसिन तो औलाद ना होने के लिए दी जाती हैं। आयशा रोने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। खामोश रही, वो दवा छोड़ दी। सुसर को जब पता चला आयशा वो दवा नहीं खाती तो गालियां देने लगा। अब सुसर चाहता था आयशा को तलाक दिलवा कर चांद का दूसरा ब्याह कर दिया जाए। पता नहीं दोनों सास ससुर को आयशा से क्यों नफरत हो गई थी। एक दिन जिठानी ने बताया, आयशा घर में तुम्हारी तलाक की बातें चल रही हैं। आयशा परेशान हो गई। चांद रात को घर आया। आयशा चांद के लिए खाना लेकर आई। चांद खाना खा रहा था। आयशा आहिस्ता से बोली, चांद एक बात पूछूं? चांद मुस्कुरा कर बोला, हाँ पूछो। अगर मैं माँ ना बन सकी तो क्या मुझे छोड़ दोगे? चांद हंसने लगा, क्या फजूल बात कर रही हो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ और दोबारा ये फजूल बात ना करना। आयशा खामोश हो गई, चाय बनाने चली गई। एक दिन सास को मोहल्ले की किसी औरत ने कहा, तुम्हारे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तुम सखी बाबा के पास जाओ, वो बहुत पहुँचे हुए हैं, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। सास बाजी जी के पास गई और कहा, हमारे घर में सुकून नहीं है। बाजी जी ने भी बस इधर उधर की फेंकी और कहा, तुम्हारे घर में कोई जादू करवा रहा है और बहुत सख्त जादू है। सास का ध्यान सीधा आयशा पे गया, वही जादू करती है, इसलिए तो उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। आयशा अब सख्त लहजों से थक चुकी थी। सास ससुर न ईद पे अम्मी के घर जाने देते, न किसी दुख सुख में। चांद माँ बाप के सामने बेबस था, क्या करता। आज चांद जब घर वापस आया तो ससुर ने आवाज़ दी, चांद बात सुन, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चांद पास आकर बैठ गया। चांद के चारों भाई भाभियाँ माँ सब मौजूद थे। आयशा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। चांद से कहा, मैंने तुम्हारे लिए तेरी भाभी की छोटी बहन फाइजा का रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा ये फैसला है, तुम्हारी बीवी की हमारे साथ नहीं बनती, तुम आयशा को तलाक दो और फाइजा से निकाह करो। चांद हैरान था, अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? बाप ने फैसला सुनाया, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आयशा को तलाक दो और हमारे साथ रहो और जायदाद में हिस्सा लो, वरना इस घर से निकल जाओ। चांद चिल्ला कर बोला, अब्बा ये गलत कर रहे हैं आप। आयशा आवाज़ सुनकर बाहर आई, देखा सब इकट्ठे बैठे थे। चांद ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर क्या वजह है कि मैं आयशा को तलाक दूँ? तो सास गाली देकर बोली, जादूगरनी है वो, इसलिए तो औलाद नहीं हो रही, और वैसे भी वो हमारे साथ गुजारा नहीं कर सकती, हम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। चांद आयशा की जानिब देखने लगा। आयशा उदास बेबस खड़ी चांद के कदमों की जानिब देखने लगी। चांद आहिस्ता से बोला, अब्बू आयशा का क्या कसूर है? बाप चिल्ला कर बोला, तुम तलाक दे रहे हो या नहीं? चांद खामोश हो गया। चांद ने पूछा, अगर मैं आयशा को तलाक ना दूं तो? बाप ने गाली दी और कहा, आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। चांद तड़प उठा, अब्बा जान ऐसा ना करें, अम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चांद ने सबके सामने हाथ जोड़े, ऐसा ना करें, आयशा बहुत अच्छी है, आप उसे एक मौका दें। बाप ने जायदाद के कागज़ निकाले और कहा, ये लो, मैं अभी ये घर और 50 एकड़ ज़मीन तुम्हारे नाम करता हूँ, आयशा को तलाक दो और फाइजा से निकाह के लिए हाँ करो। चांद ने आयशा की जानिब देखा, मजबूर हो चुका था। एक तरफ माँ बाप और दूसरी जानिब आयशा बेपनाह प्यार करने वाली बीवी थी। आयशा ज़मीन पे बैठ गई, खामोश थी, जिस्म कांप रहा था, क़यामत का मंजर था। चांद ने आयशा की तरफ देखकर हाथ जोड़े। आयशा की आंखों से आंसू झलक गए। चांद आगे बढ़ा, बाप के हाथ से जायदाद के कागजात पकड़े और उनको फाड़ दिया। फिर मुस्कुराकर आयशा का हाथ थामा और कहने लगा, अब्बू जान, मैं जानता हूँ आपने आयशा को बांझपन की दवा दी थी। अम्मी, मैं ये भी जानता हूँ आपको आयशा इसलिए अच्छी नहीं लगती कि वो पढ़ी लिखी है और वो हक सच की बात करती है। और ये भी पता है आप सखी बाबा के पास जाकर रोई थी और उस बाबा ने कहा,
آپ کے گھر جادو ہے اور آپ نے عائشہ کو جادوگرنی بنا دیا، جبکہ عائشہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ امی، باقی آپ کی 4 بہویں آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو ان کی برائی نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بھابھی نے آپ کو کتنی بار گالیاں بھی دی ہیں۔ نہ جانے کیوں آپ کو عائشہ سے ہی اتنی نفرت ہے۔ امی، گھر میں سکون آ جائے گا اگر آپ انصاف کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ میں صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ عائشہ ماں نہیں بن سکی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ضرور عطا کرے گا۔ بابا جان، آپ کی بھی بیٹی ہے نا، کیا ہوا اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دی میرے شوہر نے۔ اتنا کہہ کر چاند نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور گھر سے چلا گیا۔ عائشہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چاند کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ عائشہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے جا رہی تھی۔ چاند کا ساتھ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہم سفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ عائشہ اپنے امی ابو کے گھر آ گئی، دونوں وہاں رہنے لگے۔ عائشہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تمہارا جب تک دل چاہے تم یہاں رہو، مگر اپنے ماں باپ کو مت چھوڑو، ان سے معافی مانگ لو۔ چاند ٹھیک ہے کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس نے اپنی ساس کو ساری بات نہیں بتائی تھی، بس کہا تھا تھوڑا سا جھگڑا ہوا ہے۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا اور پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، عائشہ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ دوسری جانب دیکھیں کیا ہوا، چاند کے بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور سب نے جائیداد بانٹ لی۔ جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر عائشہ چاند کا ہاتھ تھامے ساس سسر کے پاس آئی، ان سے معافی بھی مانگی اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ عائشہ آہستہ سے بولی، امی، میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ چاند پاس کھڑا اپنے فیصلے پہ مسکرا رہا تھا۔ چاند کے ماں باپ بہت ہی شرمندہ تھے۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کتنے ظلم کیے ہم نے اس کے ساتھ۔ طلاق کروانے کے لیے ہم دونوں نے بچہ نہ ہونے والی طرح طرح کی دوائیاں بھی دی تھیں۔ بجائے ہماری معافی مانگنے کے، عائشہ نے سب کے سامنے معافی مانگ کر ہمارا بھرم رکھ لیا، اور جن کی وجہ سے ہم نے عائشہ اور چاند کو گھر سے نکالا تھا، آج انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، ناانصافی ایک دن انصاف میں ضرور بدلتی ہے۔ کسی کو دیے آنسوں کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ساس سسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں اپنی بہو کے ساتھ۔ خدا کے لیے بہو کو بھی بیٹی کا درجہ دیں، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دیں، ان کی عزت کریں۔ پھر دیکھیں گھر جنت بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کا انصاف ترازو آپ کا حساب کرے۔